और यहाँ पर एक सवाल सुनील पाटिल जी का उस फंड के ऊपर जिसका हमने टाइटल भी दिया है अपने वीडियो का, एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड। इस पे जानना चाहते हैं कि क्या करना है। हालांकि इन्होंने जो नाम लिखा है वो पुराना वाला जो क्लोज एंडेड फंड था, मेड इन अपॉर्चुनिटीज फंड, उसके बारे में राय मांगी है। हम उस पर आते हैं। उसके पहले ये सवाल किसी और ने भी पूछा है, तो जरा उनका सवाल ले लें क्विकली। जी शेयर स्क्रीन, और वो सवाल मैं आपको जरा दिखा दूं। नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, ये विभा जी का सवाल है, इसको हम थोड़े बाद में लेंगे। ये सवाल कहाँ है, ये रहा। अब ये नाम मैंने अंग्रेजी में इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे अभी तक इस नाम को सही तरीके से प्रोनाउंस करना नहीं आया। आप इनसे मिल चुके हैं हमारे इंस्टा लाइव में। ओ यस बिल्कुल बिल्कुल। स्मिता स्मितस्य स्मत्स्या जी, जो भी स्मत्स्य जैसे जी भी का आपको, सवाल। आई होप कि नाम को गलत नहीं दे रहा हूँ, बट मैं आपको पूरी तरह से मेरे जहन में है। और आप वो कॉन्टेस्ट जीते भी थे शायद, स्वाति के इंस्टा हैंडल पे हुआ था वो कुछ। जी जी जी। एंड तो बिल्कुल आपका पोर्टफोलियो मुझे आज भी याद है, काफी अच्छा बनाया था। सो ये भी जानना चाहते हैं इस फंड के बारे में। और इसी जगह मैं आपको एक चीज यहाँ पर और शेयर करती हूँ। अब ये फंड के नाम तो डिटेल जरा इनको दिखा दो अपने व्यूअर्स को भी। जस्ट गिव मी 1 second गाइस। मैं शेयर स्क्रीन एंड 1 second, let me open that document. Okay. ये इतना आसान काम है नहीं करना जितना मुझे लगता है, बट आपको दिख रही है स्क्रीन? जी बिल्कुल। और आप हंसिए मत, मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो फंड है, ये क्लोज एंडेड फंड, इसका नाम पहले मेड इन अपॉर्चुनिटीज फंड सीरीज 1 था। ये 2017 या 18 में लॉन्च हुआ था। 2018 18 में फरवरी। फेब में लॉन्च हुआ था। और इसका नया नाम, ये जो इसका नया नोटिस आ गया है, ये आ गया एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, अब यहाँ पे दो तरह के इन्वेस्टर होंगे। एक जो इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे, मोहित, और एक शायद अब इसको सुन के, इसका नया नाम सुन के सोच रहे हैं इसमें निवेश किया जाए या नहीं। ठीक है, तो पहले ये बताएं कि जो पुराने निवेशक थे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ है थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि एकदम सेम टू सेम है, और एसेट एलोकेशन जो है वो भी चेंज हुआ है। वैसे में उनको रिव्यू करना चाहिए या उन्हें क्या करना चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। देखिए आप, ये क्लोज एंडेड फंड था सबसे जी पहली जी। बात तो ये एक ओपन एंडेड फंड में कन्वर्ट हो जाएगा। हम्म हालांकि उन्होंने इस पोर्टफोलियो को चलाया कुछ इसी तरह से है कि एक आईपीओ, जितने आईपीओज आते थे या कुछ ऑलरेडी आए हुए आईपीओज जो कि बहुत पुरानी कंपनीज नहीं बेसिकली, हम्म उनमें ये इन्वेस्ट कर रहे थे अभी तक पोर्टफोलियो में। अगर फेब 2018 से लेकर अब तक का इनका परफॉर्मेंस देखे तो कुछ 14% के आसपास का सीएजीआर है फंड का, जो कि काफी अच्छा है हम्म ऑनेस्टली। इन्होंने पहले एक प्रोविजन रख रखा था कि अब तो 35% डेट जा सकते थे, ताकि थोड़ा सा बैलेंस्ड फंड के हिसाब से इसको चला सके। जी। 2018 में मार्केट इतना अच्छा नहीं था, इस फंड का परफॉर्मेंस नेगेटिव था उस कैलेंडर ईयर में। हम्म 2019, 20, 21 में लगातार फंड ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और ओवरऑल इसका जो ओवरऑल रिटर्न है वो भी वापस पिकअप कर गया है। तो हम्म अभी इन लोगों ने इसे थोड़ा सा और अग्रेसिव बैंड दे दिया है, एक्विटी हम्म कंपोजिशन को बढ़ा दिया है। निवेशकों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अब फंड थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव हो गया है अपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। पहले हम्म डेट ज्यादा रख सकता था, अब कम रखेगा बेसिकली, और इक्विटी कंपोजिशन आपका बढ़ जाएगा। हम्म क्योंकि आप सिर्फ आईपीओज में डालेंगे, और अब आपको क्लियरली बोल रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि ये मिड से स्मॉल कैप कंपनीज ही होती है। कोई भी आईपीओ आते ही कंपनी लार्ज कैप नहीं हो जाती है। तो ये अच्छा। बहुत छोटी कंपनीज होंगी जो मार्केट्स में नहीं आएंगी, अनलिस्टेड कंपनियां जो नई लिस्ट होती हैं, तो काफी बार इनके परफॉर्मेंसेस के बारे में आपको पता नहीं होता। ये एक अनचार्टर्ड टेरिटरी सा है, राइट। तो हम्म रिस्क सबसे हाई है इस हम्म कैटेगरी में, हम्म ऑब्वियसली, राइट। और फिलहाल मार्केट में जैसे एक सैलाब सा आ रखा है जी। आईपीओज का। हम्म आई थिंक साल के शुरू से लेकर अब तक ही शायद कुछ 13 से 15 आईपीओज आ चुके हैं, मैं गलत नहीं हूँ तो। हम्म ज्यादा शायद उससे भी। और लास्ट 3-4 सालों से काफी काफी 2020 में फिर भी थोड़े कम आए थे, बट इस साल तो जैसे झड़ी लग जाएगी आईपीओज की, जिस तरह से मार्केट चल रहा है। हम्म IPO is a good weather friend. So करेक्ट। all the investors should always understand
जब मार्केट में एक रैली आती है तो हमेशा आईपीओ ज्यादा आते हैं, बिकॉज उस टाइम जब प्रमोटर्स अपना इक्विटी एनकैश करना चाहता है, जो प्राइवेट इक्विटी फंड निकलना चाहता है, एग्जिट करना चाहता है किसी अनलिस्टेड कंपनी से, तो उसे भाव अच्छा मिलता है, राइट? पीपल जस्ट वांट टू बाय, उनको लगता है कि लिस्टिंग में उनको काफी गेन होगा, राइट? तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप लिस्टिंग गेन, क्योंकि आप आईपीओज में खुद से इन्वेस्ट नहीं कर पाते, आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, मिलता नहीं है इतना अमूमन, राइट? देखने में आया बहुत ओवर सब्सक्रिप्शंस होता है और लोगों को लगता है यार ये मेरे से छूट गया, राइट? अगर आपको लग रहा है कि लिस्टिंग गेन से आपको इस फंड में कुछ फायदा मिलेगा, तो शायद ऐसा नहीं है। इस फंड का अगर आप परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन देखें तो लिस्टिंग गेन से बहुत कम परफॉर्मेंस मिला है इनको। जो इनका मेजर परफॉर्मेंस अपटिक आया है वो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज में से आया है, राइट? तो यहाँ तो बात हुई कि किस तरह का। कुछ बहुत अच्छे आईपीओज आए हैं इंडिया में, L&T इन्फोटेक, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, राइट? कुछ इंश्योरेंस कंपनीज, SBI कार्ड्स, जनरल इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड, राइट? HDFC लाइफ इंश्योरेंस, तो वहां पर ये सब इन्वेस्टेड थे। ये सब इनकी पोर्टफोलियो कंपनीज हैं एक्चुअली, जिनके मैं नाम बोल रहा हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न बनाया वहां पर। कुछ फेलियर्स भी हुए हैं, इन्होंने काफी जगह पैसा गवाया भी है, राइट? तो जितने नाम मैंने आपको अच्छे बताए हैं, उतने ही खराब नाम भी है। अच्छे नामों में इन्होंने ज्यादा अच्छा पैसा बनाया, खराब नामों में थोड़ा कम पैसा गवाया है, बट पैसा गया भी है। हाँ, सॉरी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? ओके, हाँ, मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रही हूँ, जिसका नाम है रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज, IPOs, राइट? तो इसमें जो पहले में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी थी, उसमें लिखा हुआ है कि जो रिसेंटली का मतलब है कि कम से कम will cover companies which have been listed on the exchange in the last 3 years and companies that will be listed during the tenure of the scheme. ओके, तो यहाँ पे तो बहुत क्लियर था कि वो रिसेंटली वाले का मतलब क्या है, लास्ट 3 इयर्स का आपने एक दायरा तय किया हुआ था। यहाँ पर जो अब नई स्कीम बन गई है, उसमें जो नया फॉर्म है, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें कैसे तय किया जाएगा कि आप रिसेंटली लिस्टेड है या फिर उसका वो 3 साल के दायरे के अंदर है या 5 साल या 10 साल? ये कुछ भी क्लैरिटी नहीं है इस पे। नहीं, I don't think so. That's also a deciding criteria of whether you should be in the fund or you should not be in the fund. 3 से 4 हो जाए, 4 से 2 हो जाए, उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो बोल रहे हैं कि वो आईपीओज में है, तो रिसेंटली लिस्टेड, अब उनके मायने में हो सकता है कोई आईपीओ बहुत ही अच्छा रहा हो सकता है उसको 4 साल हो गए, वो कुछ कंपनीज में वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है आईपीओ से, और वो अगर अच्छा कर रहा है पोर्टफोलियो में, तो आई एम श्योर वो उसको एग्जिट नहीं करेंगे उस पोजीशन को, तो उसे रखेंगे, बनाए रखेंगे, राइट? अगर कुछ डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज उनके पोर्टफोलियो में अच्छा कर रहा है, या फिर HDFC लाइफ उनके पोर्टफोलियो में अच्छा कर रहा है, चाहे उसे 2-3-4 साल हो गए हैं, दे विल कंटिन्यू विद दैट होल्डिंग। और क्योंकि पहले वाले में आई थिंक वो 3 साल का वो था, क्लोज एंडेड फंड था और 3 साल के लिए ही था, तो शायद इसलिए वहां पर उन्होंने एक वो देख लिया था। यस, अब उनके पास पूरा ओपन मैंडेट है, वो चाहे जितना इसको होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश पैसा भी उनको आता रहेगा। बट निवेशकों के लिहाज से आपको सिर्फ एक बात सोचनी है, और वो ये कि जो ये कर रहे हैं, एक अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करके उस फंड में लेना, क्या वो दूसरा फंड मैनेजर नहीं कर पाएगा? ऐसा कहीं भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड में कि वो एक नए आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। वो लोग सब नए आईपीओज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं लास्ट 2-3-4 साल से, वो सारे ही फंड उनको अपने पोर्टफोलियोज में ले सकते हैं। सिर्फ क्योंकि इनका नाम आईपीओ फंड है, इसका मतलब ये नहीं कि यही अच्छा करेंगे और दूसरे लोग उन स्कीम्स को नहीं ले पाएंगे। तो प्लीज कहीं ये मत मानिएगा कि जो लिस्टिंग गेन है सारे इन्हीं को मिल जाएंगे और बाकी सारे फंड बैठे रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो फंड मैनेजर टैलेंटेड है, वो चाहे अपना नाम आईपीओ रखे ना रखे, वो फिर भी अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करके अपने पोर्टफोलियो में ले सकता है। तो किसी भी सेक्टोरल फंड में जाने से पहले, या थीमेटिक ऑप्शन में जाने से, थीमेटिक वाला ऑप्शन लगता है, ये थीमेटिक ऑप्शन है, आप जाने से पहले ये सोच लीजिए कि क्या आपको उस थीम में एक्चुअली जाने की जरूरत है, या उस थीम को ऑलरेडी आपके दूसरे पोर्टफोलियोज या मैनेजर्स कवर कर लेंगे, राइट? तो मुझे लगता है दूसरे कवर कर लेंगे। स्पेसिफिकली जरूरत नहीं है कि आप ऐसा एक अग्रेसिव और हाई रिस्क थीम ले। ये मान के चलिए, जब मिड और स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, वो उतनी इलिक्विड भी होती है, घिरते हुए मार्केट में उनसे निकलना उतना ही मुश्किल भी होता है, और वो घिरती भी बहुत ज्यादा है। फिलहाल इंडिया ने लास्ट 1-1.5 साल में वन साइडेड रैली देखी है, किसी ने भी कोई बहुत शार्प करेक्शन नहीं देखा। वो 2-3 महीने बीच में जो आए थे वो अलग बात है। तो थोड़ा सा संभल के, हाई रिस्क कैटेगरी लेना चाहते हैं बेशक लीजिए, फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, थीम भी ठीक है, बट मुझे लगता है दूसरे फंड मैनेजर्स भी इसको कवर करेंगे अपने पोर्टफोलियोज में। दैट्स माय स्लाइटली बिगेस्ट टेक, बिकॉज आई थिंक ये की क्वेश्चन था आज का।
नहीं नहीं ठीक है, एकदम बढ़िया है। सो द की पॉइंट इज कि मिड कैप हैवी, अभी फिलहाल इसका मिड कैप हैवी फंड रहेगा, तो रिस्की है काफी मिड कैप एंड स्मॉल कैप, और थीमेटिक फंड रहेगा। साथ ही लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर आईपीओ शब्द का जिक्र है, तो आपको लगता है कि इसमें लिस्टिंग गेन के लिए इसमें निवेश किया जाएगा, तो वो बिल्कुल लिस्टिंग अप्रोच गेन्स के लेके ऊपर मत जाइए। एकदम मत जाइएगा। दिस इज आई यूनिक सा थिंक है थोड़ा सा कि ये, फैंसी नाम है, ऑनेस्टली इट्स हाँ, मोर आई कैचिंग नेम। इनफैक्ट थीम भी थोड़ा सा यूनिक है, ऐसा थीम अभी तक नहीं, लोग शायद एकदम स्ट्रिक्टली इस थीम के हिसाब से शायद निवेश नहीं कर रहे होंगे। जैसे आपने कहा कि हाँ, बाकी फंड्स भी उनके पास मैंडेट है, वो निवेश जरूर करते होंगे, लेकिन आईपीओ थीम वाला फंड नहीं था, तो उस मायने में, सिर्फ नाम के मायने में यूनिक लग रहा है आपको। व्हाट्स इन अ नेम, शेक्सपियर ने बोला है, रोज विल साउंड एज रोज विल लुक एज स्वीट बाय एनी अदर नेम, राइट? हम्म। सो आई डोंट थिंक सो in investing ओके। one has to go with names and the packaging of the product. जितना simple, जितना boring आपका portfolio होगा, हम्म। वो ही अच्छा रहेगा।